Hello my dear friends, welcome to the official channel of Law Prep Tutorials. I am your legal mentor Karan. आज की इस क्लास में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अभी तक की लास्ट 3 क्लासेस में हमने पढ़ा था कंपनी रूल, क्राउन रूल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आज की क्लास में हम कंप्लीटली जानेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसी टाइमलाइन रही, कितने सेशंस हुए एंड कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व थे आज का प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड क्यों रखी गई ये जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड फर्स्ट टाइम रखी गई थी 1934 में बाय मिस्टर एम एन रॉय। एम एन रॉय का कहना ये था कि इंडिया को गवर्न करने के लिए एक लॉ होना चाहिए, बट उस लॉ को ब्रिटिशर्स ना बनाए, इंडियंस खुद बनाए। इसलिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाए जिसमें मेजरली सिर्फ इंडियंस ही होने चाहिए। अब इसी डिमांड को एक्सेप्ट माना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, एंड फाइनली 1940 में इसी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था अंडर द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अंडर ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें मेनली इंडियंस होंगे। अब इसी पॉइंट को लेके इंडियंस ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे मेनली इंडियंस होंगे, बट यहाँ पे पार्शियल ब्रिटिशर्स भी इसके मेंबर्स होंगे। तो इस बेसिस पे अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था। अगस्त ऑफर आया था 1940 में, एंड इसके बाद अगस्त ऑफर को रिजेक्शन कर दिया जाता है। उसके बाद आता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल का नाम क्रिप्स प्रपोजल इसलिए पड़ता है क्योंकि इसे लेके आए थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड 2 मेंबर्स और भी थे इसमें। लेटर ऑन क्रिप्स प्रपोजल को भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट किया गया इंडिया में क्योंकि इससे मुस्लिम लीग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की मेन डिमांड ये थी कि 2 सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट होने चाहिए। उसके लिए 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं पे एक असेंबली बनाएगी पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था क्रिप्स प्रपोजल के अंडर में। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1942 में। कैबिनेट मिशन के अंडर 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया था, बट कहीं ना कहीं इस प्रपोजल से मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड थी। इसलिए क्रिप्स प्रपोजल कैबिनेट मिशन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है 1946 में। इसके टोटल मेंबर्स थे 389 मेंबर्स। तो आपको ये याद रखना है टोटल मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स। आगे देखते हैं, नवंबर 96 में फॉर्मेशन हो जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 389 होगी। वहीं पे 296 सीट्स आएंगी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। जो प्रोविंसेस को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वहाँ से 296 मेंबर्स चूज किए जाएंगे, एंड वहीं पे 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजा रजवाड़े थे, जो अपने अपने टेरिटरी को गवर्न कर रहे थे, उनको भी पार्टिसिपेट करना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जहाँ से टोटल 93 सीट्स थी। एंड हर एक सीट के लिए 10 लाख का मेंबर्स का फिक्स किया गया था कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट दी जाएगी। तो टोटल 389 मेंबर्स थे। हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो पूरी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इसे पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ मेंबर्स तो चूज होके आएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चूज करके भेजेंगे, एंड वहीं पे प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स को, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रिंसली स्टेट का जो भी रूलर होगा, जो भी राजा होगा, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए वो अपने खुद मेंबर चूज करके भेजेंगे। इसीलिए इसे कहा गया था पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। और हम देख सकते हैं टोटल फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें से टोटल में से 208 सीट्स जीतते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड 73 सीट्स जीतते हैं हमारी मुस्लिम लीग, एंड जिसमें 15 इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन जीत जाते हैं। एंड जो रिमेनिंग 93 सीट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, तो उसने टोटली बॉयकॉट कर दिया था। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का कहना ये था कि हम अपनी टेरिटरी को क्यों दें, हम नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री के साथ में, हम अपनी टेरिटरी को खुद गवर्न करना चाहते हैं। तो फिर 90 सीट्स एकदम खाली रह जाती हैं, यहाँ से कोई भी मेंबर नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। इस मैप में आप देख सकते हैं कौन सी टेरिटरी का कैसा रूल था और कौन उसको गवर्न कर रहा था। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब इस डेट को आपको याद रखना है। इसी डेट का एक और FYI, सोनिया गांधी जी का बर्थ डेट भी 9 दिसंबर 1946 को होता है। उसके बाद
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपनी फर्स्ट मीटिंग करती है 9 दिसंबर को, तो उनका एक चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट करना चाहिए कंपनी को रूल मतलब गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो फिर चूज किया जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को एज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है फ्रांस में भी, जहाँ पे जो ओल्डेस्ट मेंबर रहता है उसी को चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इलेक्ट होते हैं एज ए टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आगे जाके जब सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया जाता है एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। इस डेट पे लोग अपॉइंट हुए थे, आप देख सकते हैं। एंड 13 दिसंबर 1946 का डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डे पे फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम देख सकते हैं प्रेजेंट डे में जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल मेनली इंस्पायर हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इंडिया में लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सेकुलरिज्म, बाकी जो भी फीचर्स थे प्रीएम्बल के वो सारे मेनली आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ था 1946 में। अब 1947 में जैसे हमने देखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। फर्स्ट मेजर चेंज था कि माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान क्यों? क्योंकि इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन एंड वही इस प्लान को लेके आए थे। माउंटबेटन प्लान के अंडर ये डिसाइड हो गया था कि इंडिया का पार्टीशन होगा एंड यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट की जाएंगी, इंडिया की अलग होगी, पाकिस्तान के लिए अलग होगी। अब मेजर चेंजेस देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चूज किया गया था एज अ सोवरेन बॉडी कि वो जैसा लॉ बनाना चाहें इंडिया के लिए बना सकते हैं, जिसमें किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। नेक्स्ट मेजर चेंज था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क करेगी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड अ कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी। क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी इसलिए क्योंकि इंडिया को 1947 से 1950 तक गवर्न करने के लिए जो भी ऑर्डिनरी लॉज रहेंगे वो लेके आएगी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब प्रोसेस चल रही होगी तब उसे बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब दोनों बॉडीज को हेड करने के लिए 2 सेपरेट टास्क थे कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शन करेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, उसके चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वहीं पे जब वो बॉडी काम कर रही होगी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी तब उसके चेयरमैन रहेंगे जीवी मालवनकर। जीवी मालवनकर का आप नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, इंडिया की फर्स्ट लोकसभा का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मालवनकर। ये इलेक्ट होके आए थे अहमदाबाद से, इंडियन नेशनल कांग्रेस में से। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उनने बॉयकॉट कर दिया था एंड जो टोटल स्ट्रेंथ थी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी 389 मेंबर्स, जो कि रिड्यूस होके हो जाती है इंडिया के लिए 229 आउट ऑफ 296, क्योंकि जो रिमेनिंग मेंबर्स थे ब्रिटिश प्रोविंशियल काउंसिल से उनके मेंबर्स ने छोड़ दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उसमें 23 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर लेते हैं पाकिस्तान को या कुछ इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हैदराबाद का केस या जूनागढ़ या जम्मू कश्मीर का केस। तो ये प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे कम हो जाती हैं, सीट्स बचती हैं टोटल 70। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फाइनली मेंबर्स बचते हैं 299 मेंबर्स। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी सारी कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया था। कुछ मेजर कमिटीज थी, कुछ माइनर कमिटीज थी। उसमें सबसे मेजर जो आपको याद रखनी है वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे मेन फंक्शन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने का। एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ये टोटल कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे जिनका नाम आप पढ़ सकते हैं। एंड बी.एन. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये सारे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट होती है 29 अगस्त 1947 को, ये डेट भी आप याद रखना। चलिए आगे। टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन होते हैं जहां पे उन्होंने टोटल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। लास्ट सेशन को हम काउंट नहीं करते हैं कि जब 24 जनवरी को सारे मेंबर्स मिले थे जिनने अपना सिग्नेचर किया था ओरिजिनल रियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज भी रखा हुआ है हमारी लोकसभा में या इंडियन पार्लियामेंट में। तो टोटल 11 सेशंस हुए थे।
कुछ फंक्शंस हैं जो हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और क्या क्या काम किया। फर्स्टली, कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया गया था कि इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट रहेगा। उसके अलावा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग को भी उसी टाइम पीरियड में अडॉप्ट किया गया था। ये कुछ डेट्स हैं, अब ये डेट आपको याद रखनी है। नेशनल फ्लैग को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 22 जुलाई 1947 की अगस्त में जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, रेड फोर्ट से हम सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे पास लहराने के लिए हमारा खुद का झंडा होना चाहिए। इसलिए 15 अगस्त 1947 से हमने पहले अडॉप्ट किया था 22 जुलाई को, एंड 24 जनवरी को बाकी चीज़ें हुई थी। एंड 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया जाता है एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटली 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था वो था 64 लाख रुपीज़ का। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है 64 लाख का, बट आपको पता होना चाहिए जनरल इन्फॉर्मेशन के पर्पज से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जनवरी 26 डेट, इस डेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था नवंबर 26 1949 को। तो हमने 2 महीने का वेट क्यों किया? हम पहले भी उसे एनफोर्स कर सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो हो गया था बट एनफोर्स नहीं हुआ था उस टाइम में नवंबर 26 को। अब जनवरी 26 की डेट इसलिए चूज़ की गई थी क्योंकि इसी डेट पे 1930 में पूर्ण स्वराज का डे सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था कि अब इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से, जहाँ पे उनका पार्टली रोल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पूर्ण स्वराज के डे पे ही हमने सेलिब्रेट किया अपना रिपब्लिक डे। उसके अलावा एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज अ सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये देख सकते हैं, ये सील थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो एलिफेंट को चूज किया गया था एज अ seal of constituent assembly, and Sir B.N. Rao was the constitutional advisor to the constituent assembly, and H.V.R. Iyengar was the secretary to the constituent assembly. S.N. Mukherjee, हाँ, S.N. Mukherjee was the chief draftsman of the Indian Constitution की इनने अपने हाथों से लिखा था, इन्हीं ने ड्राफ्ट किया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा एक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे कभी पूछा जा सकता है, वो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, कि ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इनने फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। एंड डेकोरेट भी इन 2 लोगों ने किया था, नंदलाल बोस एंड बिहोर राम मनोहर सिन्हा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस लिए गए थे, बट उसी के अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने में मोर देन 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो बेस्ट फीचर्स थे, उन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया था। हम देख सकते हैं जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। वैसे ही हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ मेजर फीचर्स लिए थे। ये आपको याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पॉइंट आपको सारे याद होने चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था। जैसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर्स ली थी, एंड उसके अलावा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था हमने अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन। अमेंडमेंट हम कौन से आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 368 से। तो ये थी पूरी डिटेल टाइमलाइन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो ये आज हम खत्म करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 से। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।